चलिए, तो कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति समाप्त कर लिया था। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अब इतिहास में 1857 की घटनाक्रम तक पहुंच चुके हैं और इस बीच अब उससे आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ा फिर से पीछे हो जाते हैं, ताकि अब जो बंगाल के क्षेत्र से भारत में प्लासी के युद्ध के पश्चात जो पहली एक आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स की अपनी स्थायी प्रशासनिक इकाई का जो सेटअप किया गया था, जहां पर आप बंगाल के गवर्नर के रूप में पद का सृजन देख रहे हैं, वहां से लेकर के 1858 तक, क्योंकि कल आपने पढ़ा कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हो रहा है, यहां पर कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है। तो यहां पर कंपनी का शासन समाप्त हो रहा है, तो इससे पहले जो ब्रिटिश कंपनी के सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे वो कौन कहलाते थे, भारत के गवर्नर जनरल। अब यहां से उनको हटा करके क्या कर दिया गया, वायसराय का पद सृजन कर दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या निकल के आया कि वायसराय के पहले तक जितने भी ब्रिटिश ये प्रमुख हुए हैं उनको और उनके मतलब शासन काल के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रमों को हम लोग को देखना है। तो सरल शब्दों में कहें तो बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को हम लोग को देखना है, क्योंकि इसके पश्चात फिर आएंगे वायसराय। तो वायसराय को हम लोग 1857 के बाद आगे के घटनाक्रम पढ़ लेंगे, तो लास्ट में एक बार वायसराय को भी पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हमको इस पदों का महत्व समझना है। तो कौन कौन से पद हैं, एक आप कह रहे हैं जैसे बंगाल का गवर्नर, फिर दूसरा आप कह रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आप कह रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद आप क्या कह रहे हैं, वायसराय। इसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और इसके पश्चात फिर हम लोग जो बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे प्रथम इसको ऐसे कर लें, प्रथम भारतीय जो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसका मतलब प्लासी का युद्ध 1757, आजादी 1947। ठीक है, उस बीच तक यहां पर आप समूह तमाम प्रकार से क्या देख रहे हैं, ये पदों को देख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जब उसने अपनी संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकारा है, तो संविधान के प्रमुख के रूप में किसे माना गया, राष्ट्रपति को। और संविधान लागू हो रहा है 1950। इसका मतलब क्या है, जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे, देखिए स्वतंत्रता के बाद भी एक आ रहे हैं, क्योंकि 47 से 50 तक भी तो बढ़ना है, और स्वतंत्रता के पश्चात के बाद फिर कौन, भारत के पहले जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे उनकी चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहां तक लेके चलना है। ध्यान रखिएगा, एक एक करके चर्चा करें। तो बंगाल का जो गवर्नर है ये कब तक प्रावधान चल रहा था, कब तक चल रहा था, तो 1757 प्लासी का युद्ध जीते हैं। और उसके बाद आपने देखा, जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार से संवैधानिक विकास हो रहा है। तो आप देखेंगे 1773 में आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक, ठीक है, मतलब उससे पहले तो 1773, ठीक है, यहां तक का जो आप देखेंगे जो पद होता था कंपनी के सबसे प्रमुख अधिकारी का, जैसे मैंने कहा ना स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रपति का स्थान है वही स्थान क्या होगा, कंपनी के प्रशासन के स्तर पे क्या था, इन अधिकारियों का था। तो 1773 तक जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, बंगाल का गवर्नर कहलाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे जब ये 1773 से प्रावधान चालू हुआ तो उसके बाद 1833 का इनका चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत अब ये जो बंगाल का गवर्नर होता था, इस बंगाल के गवर्नर की जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई और इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल।
क्यों? ध्यान रखिएगा, जब इनकी 3 प्रेसिडेंसी तैयार हो रही थी, एक मान लेते हैं बॉम्बे की हो गई, दूसरी मद्रास की हो गई, तीसरी बंगाल की हो गई। तो यहां पर प्रारंभ में क्या था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी तरह से मद्रास का गवर्नर जनरल होगा, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, बंबई का। लेकिन जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया गया, तो जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को बढ़ा दिया गया, और क्या कह दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अब ये जो यहां का प्रमुख अधिकारी था वो इन सभी प्रेसिडेंसी में क्या हो गया, सबसे प्रमुख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पूरी कंपनी जो अलग अलग प्रशासनिक सेटअप के रूप में चल रही थी, जैसे आप कहें ना 3 राज्य थे, 3 मुख्यमंत्री थे, तो हमने तीनों मुख्यमंत्री को तो पहले समान दर्जा देकर रखा था, फिर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए तो कहे ना इन तीनों के ऊपर एक प्रमुख रख देंगे, तो वो कौन हो जा रहा है, कह दीजिए तो एक तरह से प्रधानमंत्री लेके चले आए उनके ऊपर। तो यही चीज क्या कर दिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिए। ठीक है, अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल कर रहे हैं तो उसका पद तो बढ़ा, अब केवल 3 प्रेसिडेंसी तो है नहीं। अब उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उसी का नाम बदल करके अब क्या कर दिए, कह दिए भारत का गवर्नर जनरल। इसका मतलब पूरे भारत में केवल बंगाल, मद्रास और जो बंबई वही प्रेसिडेंसी तो है नहीं, अब इनके ब्रिटिश प्रांत बढ़ते चले जा रहे थे, तो अब जो अधिकारी होगा पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक, और ये कब तक रहेंगे, तो ये रहेंगे 1835 से लेकर के, और कल अभी आपने देखा 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में 1 नवंबर 1858 वो महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषित कर दिया जा रहा है कि जो भारत है अब वो कंपनी के नियंत्रण में नहीं बल्कि ब्रिटेन के क्राउन के नियंत्रण में है। और यहीं से आपने देखा था कि जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया और उनके जगह पर नए पद का सृजन किया गया, इसे क्या कहते हैं, वायसराय कहते हैं। और वायसराय का मतलब क्या होता है, राजा के प्रतिनिधि। उसके बाद वही वायसराय क्या होंगे, वो चले जाएंगे 1947 तक। जब 1947 तक भारत की स्वतंत्रता हो रही है तब तक वायसराय होंगे, माउंटबेटन उस समय थे। फिर सवाल ये उठा कि जब भारत को आजादी मिल गई तो हम वायसराय क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वायसराय का तो अर्थ ही होता है राजा का प्रतिनिधि। तो जब भारत आजाद ही हो गया है तो अभी भी क्यों उनका प्रतिनिधि काम कर रहा है, तो इसलिए वहां पर फिर पद को क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल ही कर दिया गया। लेकिन चूंकि वो स्वतंत्रता के पश्चात था, 47 से 48 तक माउंटबेटन रहे हैं, तो इसलिए वहां पर क्या कर दिया गया, वहां पर भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और चूंकि भारत की स्वतंत्रता पश्चात थे तो हम एक नया टर्म कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा। और उसके पश्चात माउंटबेटन को भी जब हटा दिया गया कि भाई ब्रिटिशर्स पे हम कब तक निर्भर रहेंगे, अब तो कम से कम भारत का होना चाहिए, तो जो भारत का बना उसके लिए फिर शब्द प्रयोग कर दिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और उसके पश्चात क्या हुआ, 1950 आ गया, तब तक संविधान लागू हो गया, फिर हमारे यहाँ राष्ट्रपति होने लगे। बात सुने, तो ये इनकी जर्नी थी कि किस तरह से बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तक की हम लोग बात किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग को ध्यान क्या देना है, मतलब इस कड़ी में, आज तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1858 की क्रांति तक पढ़े हैं, इसलिए इनको हम लोग दूसरे चरण में जब आगे 1947 तक का घटनाक्रम पढ़ लेंगे तब वायसराय की बात करेंगे। लेकिन मैं हमेशा इस प्रयास में रहता हूं कि जो चीज पढ़ें उसका कोई आपको सकारात्मक लाभ मिले, क्योंकि रटना रटाना सबसे आसान काम होता है। ठीक है, आप बिना चीजों को समझे उसमें जूझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि चूंकि अभी आपने क्या किया, पूरा ब्रिटिशर्स के आने से लेकर के 1857 तक के इतिहास को अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसलिए जब हम लोग उनके गवर्नर की बात करेंगे या गवर्नर जनरल की बात करेंगे या भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो घटनाक्रम तो आपको खुद पता होगा कि किसके शासनकाल में कौन कौन सा घटनाक्रम हो रहा है, तो चीजों को समझना, लिंक करना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, हम लोग के लिए क्या है, टीचर के लिए बहुत आसान होता है, किसी भी चीज को एक जगह पर क्या लिस्टिंग कर दिया, कंटेंट है उसको एक जगह पर लाकर कर दिया, तो याद तो आपको करना है ना, याद तो आपको करना है ना। याद कितनी सरलता से आपके साथ हो सकता है, कितनी समझ के साथ हो सकता है, ये भी प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको 2 चरण में करते हैं। पहले चरण में केवल 1858 तक की बात करेंगे, फिर द्वितीय चरण में जब 1947 तक का इतिहास पढ़ लेंगे तब उसके बाद अंतिम उसमें प्रहार होगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं पहला बंगाल का गवर्नर
दूसरा हम लोगों ने किया था बंगाल का गवर्नर जनरल, और तीसरा हम लोग बात करेंगे भारत का गवर्नर जनरल। अब चूंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर आपसे पूछा जाता है कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन हुआ, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ। और उसी क्रम में फिर यह भी तो पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो इतना याद करने से अच्छा है थोड़ा वहां पर दिमाग लगाकर अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था, कौन था, क्लाइव था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव हो गए। और ये जो क्लाइव हैं, इनके बाद यहां पर जो अंतिम गवर्नर जनरल आएगा वो कौन आ रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो पहले वाले में अंतिम आएगा वही दूसरे वाले में पहले आ जाएगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का जो शासनकाल रहेगा वो 1772 से लेकर के 1785 तक का रहेगा। और आपने देखा ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद आया है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आ रहा है। इसका मतलब 72 में तो ये थे ही, 73 में भी ये रहेंगे। तो अब यही वॉरेन हेस्टिंग क्या हो जाएंगे, ये प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अंतिम कौन रहेगा, जब हम अंतिम की बात करेंगे तो देखिए ये जो आ रहा है ये कब आ रहा है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो वहां पर लॉर्ड हम्स्टर्म के बाद कौन आ रहा है, बेंटिक आ रहे हैं। और जब बेंटिक आएंगे तो बेंटिक का शासनकाल कितना होगा, 1828 से लेकर के 1835 तक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 33 बीच में अटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो विलियम बेंटिक होंगे ये अंतिम हो जाएंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम कौन होगा, यही हो जाएंगे। और इसी तरह से आप देखेंगे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो याद करिए 1856 में जाकर के डलहौजी का शासनकाल समाप्त हो जा रहा है और उसके पश्चात कौन आ रहे हैं, कैनिंग आ जा रहे हैं। तो अब यहां पे कौन होगा, अंतिम जो होंगे वो कौन होंगे, कैनिंग हो जाएंगे। और यही कैनिंग पे जाकर के अगला पद जो बनेगा वायसराय, वो कौन हो जाएंगे, प्रथम हो जाएंगे। बात सुने ना, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं और बात शुरू करेंगे पहला बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल के गवर्नर, तो पहली चीज तो आपने ये समझ लिया कि जो बंगाल के गवर्नर हैं उनका पद कब से प्रारंभ हो रहा है, 1757 से, और कब तक चल रहा है, 1773 से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले कि यहां पर कौन कौन से हुए, उसके बाद उनके समय में होने वाले घटनाक्रम को देख लेंगे। ठीक है, पहला कौन है, पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये 1757 से लेकर के पहले 1760 तक रहे हैं, इनका 2 शासनकाल रहा है। उसके पश्चात क्या हुए हैं, पुनः ये आए हैं और 1765 से लेकर के 67 तक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल आएंगे। हॉलवेल केवल जो है 1760 तक के रहेंगे। ठीक है, 1760 के रहेंगे, और वेंसीटार्ट के 60 से 65 तक चले जाएंगे। तो ये हो जाएंगे वेंसीटार्ट। ये जो है 1765 60 से लेकर के 65 तक। फिर कौन आएंगे, वेरेलस्ट। अब वेरेलस्ट कहां तक रहेंगे, क्लाइव को तो यहाँ पे गिनी लिए हैं एक बार, क्लाइव को फिर यहाँ पे लोग है नहीं ना। अब इन्हीं के शासन के बाद हम लोग फिर उसको बना लेंगे, क्योंकि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि कम से कम आपको बंगाल के जो गवर्नर हुए हैं उनका नाम पहले याद हो जाए। ठीक है, तो नाम याद रहेगा तो एक क्रम में चलेंगे। तो वेरेलस्ट का कितना हो जा रहा है यहाँ से, ये 1767 से लेकर के 69 तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, कार्टियर आ जाते हैं। तो इसके बाद आएंगे कार्टियर।
और कार्टियर कहां तक रहेंगे, तो 1769 से लेकर के 72 तक रहेंगे। और यही 72 में कौन आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएंगे। और जब ये 72 में आएंगे तो 1772 से लेकर के फिर 1785 तक है। लेकिन बंगाल के गवर्नर के क्रम में ये क्या है, इनका जो शासनकाल रहेगा वो 1772 से 73, 1 साल का। और उसके बाद 73 से जो 82 तक होगा वो अगले चरण में हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इनका शासनकाल लंबा जो है वो कहां पर है, वो अगले चरण में। हम लोग क्या बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है, इतना समझ नहीं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पद को ध्यान रखिए। पहले हैं बंगाल के गवर्नर, उसके बाद क्या हुआ, उसी गवर्नर के आगे जनरल जोड़ दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर क्या किया गया, बंगाल को हटाया गया, भारत लाके रख दिया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि 6 हमको जो बंगाल के गवर्नर है उनके नाम को ध्यान रखना है। पहला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, कभी लोग इनको नहीं भूलते हैं। फिर दूसरे पे कौन आ जाते हैं, हॉलवेल आ जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरे पे कौन आएंगे, तीसरे पे फिर वेंसी टार्ट आएंगे। ठीक है, और वेंसी टार्ट के बाद फिर एक बार क्लाइव आते हैं, तो 65 से 67 के लिए क्लाइव रहेंगे। और फिर क्लाइव के बाद कौन आ जाता है, वेरेलस्ट आएंगे। ठीक है, तो वेरेलस्ट हो जाएंगे। वेरेलस्ट के बाद कौन आएंगे, कार्टियर आएंगे। और कार्टियर के बाद कौन आ जाएंगे, कार्टियर के बाद कौन आ रहे हैं, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगी तो परेशान मत होइएगा। वेरेलस्ट, वेंसी टार्ट ना, तो पहले टाट बिछा लीजिए, फिर उसका लस्त पस्त होकर लेट जाइए उस पे, है ना। तो पहले वेंसी टाट, फिर वेरेलस्ट। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहले रॉबर्ट क्लाइव। देखिए हम लोग रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, तो इनका कितना हो रहा है, तो पहले इनका करते हैं 1757 से लेकर के 60 तक। ठीक है, बस दिमाग में रखे रहिएगा कि इसके बाद छोटा सा और आ जाएगा 65 से 67। तो इससे क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव के संपूर्ण घटनाक्रम हम लोग एक साथ देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो इनके लिए ध्यान रखिएगा कि ये कौन है, प्रथम बंगाल के गवर्नर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या लगा दिया था, द्वैध शासन लगाया था। तो एक पॉइंट पहले देख लेते, चूंकि द्वैध शासन घटनाक्रम से पहले क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हो रहा है, 1757। ठीक है, तो अब प्लासी का युद्ध, चूंकि शासनकाल आप देख ही रहे इनका है, तो इन्हीं के समय में हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जब ये प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त किए, तत्पश्चात फिर बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में विजय के बाद जब इलाहाबाद की संधि हो रही है, तो पुनः कौन आ गया था, क्लाइव आ गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद की संधि, क्योंकि 1765 का इलाहाबाद की संधि है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि जो है किसके समय में हो रही है, ये होगी रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक है, और इसी इलाहाबाद की संधि के पश्चात जब इन्होंने बंगाल में अपना दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन, तो बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है। अब जिस समय बंगाल आप लोग को पढ़ा रहे थे, उस समय मैंने इस चीज चर्चा किया था कि ठीक है, जब हम लोग सारे जो गवर्नर जनरल या गवर्नर होंगे उनको एक लिस्ट में पढ़ेंगे, तो वहां पर द्वैध शासन की चर्चा कर लेंगे। तो वास्तव में द्वैध शासन क्या था, द्वैध शासन क्या था, द्वैध शासन जो है ये शासन की दोहरी नीति थी। और इस दोहरी नीति में जो लाभ का पद होता था, या कहें लाभ का जो कार्य होता था, लाभ का कार्य क्या हो जाएगा, जैसे राजस्व वसूलना, धन से संबंधित कोई कार्य हो, और अन्य जो अधिकार के कार्य होते थे।
वो कहां पर होता था, वो जो गवर्नर होता था वो शक्ति अपने पास रखता था, जबकि जो जिम्मेदारी व प्रशासनिक कार्य होते थे वो क्या करते थे, वो बंगाल के नवाब को दे देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जूस अपने पी लेते थे और गन्ने का जो खुक्का बचता था फिर कहते थे उसको फेंकाओ कहीं पर ना। तो इस तरह से क्या हो गया, जिम्मेदारी का सारा काम वो नवाब को दे दिए हैं और जितना लाभ वाला काम है वो सारा काम क्या कर रहे हैं, वो अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं द्वैध शासन। और जब भारत के प्रथम आर्थिक शोषण के चरण की चर्चा करते हैं तो उसकी प्रारंभ यही द्वैध शासन से माना जाता है, जहां पर अंधाधुंध क्या हो रहा था, वो बंगाल के क्षेत्रों से आर्थिक दोहन किया जा रहा था और कोई परिवर्तन नहीं किए थे। भारत में प्रचलित व्यवस्थाओं के आधार पर ही यहाँ से ज्यादा लाभ ले रहे थे, आर्थिक लाभ लेते और उसका निवेश जो है ब्रिटेन में जाकर कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं से एक धन निष्कासन का भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो द्वैध शासन लागू कराने वाला शासक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। शासक न कहते हैं, द्वैध शासन लागू कराने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। इसके अलावा और इससे जुड़े हुए क्या पॉइंट हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसके समय में क्या होता है, एक श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह का तात्पर्य क्या है, श्वेत मतलब ब्रिटिशर्स से है, यानी अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया था, अंग्रेज सैनिकों ने। क्यों कर दिया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जो उनको दोहरा भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया था। तो भारत में जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उनको जो दोहरा भत्ता मिलता था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने बंद कर दिया था, तो सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक, इसी को बोलते हैं श्वेत विद्रोह। किसके समय में हो रहा है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया था, इसने एक व्यापार समिति बनाई थी, व्यापार समिति का गठन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी लोग थे उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार से नियंत्रण के लिए इसने क्या किया था, उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपहार पर प्रतिबंध, सारे भ्रष्टाचार का प्रारंभ उपहार से होता है। साहब के यहाँ 2 किलो मिठाई पहुंचेगी, वो भ्रष्टाचार का प्राथमिक स्तर है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, मिठाई से मिठास पहुंचती है और मिठास से वार्तालाप प्रारंभ होता है, और वार्तालाप में जब अंतिम डील होती है तो क्या होता है, तब 2 किलो मिठाई की जगह 2 डिब्बा भर के नोट पहुंचता है। फिर जब वहां से लाभ प्राप्त होता है तो हो सकता है 2 डिब्बा सोना भर के पहुंच जाए ना। तो मिठाई से मिठास, मिठास से वार्तालाप, और यहीं से भ्रष्टाचार का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा ना रहेगा मिठाई, मतलब उपहार जैसा भी देते हैं तो एक दूसरे के साथ पहले क्या होता है, परार संबंध बनाने के लिए होता है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है, व्यवहार मधुर होगा, तब ना अंदर की बात होगी कि भ्रष्टाचार अब कैसे किया जाए मिलकर के। ठीक, अभी आप देखिए कि जब हम लोग 1857 की कल क्रांति की बात कर रहे थे, अंदर से कितना खून खौलता होगा ना। मतलब भारतीय सैनिक, प्रभाव में बताया था नहीं बताया था, शायद ये पॉइंट भूल गया था कि जब मतलब जो 1857 के पहले जो सैनिक अनुपात होता था वो कितना होता था, बताए थे? हाँ, ये पॉइंट मुझे लग रहा है भूल गए थे ना। देखिए, तो जो वहां पर सैनिक अनुपात होता था वो कितना होता था, 5:1 का होता था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भारतीय सैनिक 5 अगर हैं तो अंग्रेजी कितने होते थे, 1 होते थे। प्रभाव के बाद क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि सैनिकों का विद्रोह हुआ था तो ये अनुपात 2:1 कर दिया गया था। इसका मतलब 2 भारतीय सैनिक थे और 1 ब्रिटिश सैनिक होते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह जब 5 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेजी सैनिक होते थे और ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत का शोषण किया जाता था, तो अंदर से हम लोगों को कैसे, मतलब जब पढ़ते हैं तो खून खौलने लगता है ना, कि क्या कर रहे थे सैनिक लोग, भारतीयों को ही मार रहे थे, उन्हीं का शोषण कर रहे थे, उन्हीं के साथ अत्याचार कर रहे थे। और जब वर्तमान में हम प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो किसका शोषण करते हैं, ब्रिटिशर्स को पकड़ के लाते हैं। भाई शोषण तो अभी भी वही तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीयों के शोषण का प्रावधान है उसका मुख्य स्तर तो आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ निहित है कि नहीं है।
भाई उस समय भी जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे उनको लाभ मिलता था, आर्थिक लाभ मिलता था, ब्रिटिशर सुविधाएं मिलती थी, संरक्षण मिलता था, पक्ष नहीं ले रहा हूं। लेकिन आपने इथिक्स में पढ़ा है, एक आदर्शवाद होता है, दूसरा यथार्थवाद होता है। तो आज भी तो आप अगर चाहें तो कम से कम अपने समाज के लिए या अपने जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप निष्ठा के साथ कार्य कर सकते नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप शब्द कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ, जो लोग बिगाड़ रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि चरम भ्रष्टाचार पे हैं और हक किसका मार रहे हैं, कहीं ना कहीं वंचित वर्ग का ही तो हक मारा जा रहा है। तो बस ऐसे ही उस समय भी था। ठीक है, तो उपहार पर प्रतिबंध लगाया ताकि भ्रष्टाचार रोक सके। और इसीलिए मैंने पहले बताया है कि क्या ब्रिटिशर्स, क्या मुगल, क्या चंद्रगुप्त मौर्य, भ्रष्टाचार कभी रहा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिंधु घाटी सभ्यता की भी जब पत्थरों को उखाड़ के फेंकेंगे देखेंगे ना, मतलब जब लिपि पढ़ने में आएगी तो हो सकता है समझ में आए कि भ्रष्टाचार तो वहां पर भी था। तो भ्रष्टाचार का जन्म मानव के जन्म के साथ है और भ्रष्टाचार का अंत मानव के अंत के साथ ही होगा ना। जब तक मानव है तब तक राम राज्य केवल एक आदर्श है, बाकी सब कुछ यथार्थवाद है कि अपना काम बनता। आइए इसके बाद क्या होगा, अगले स्तर पे जब बात करें तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के लिए ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से वापस गया तो वहां पर जाने के बाद इसने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया था। कारण तो नहीं पता चला, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई कि बीवी से कुछ हो गया या ब्रिटिशर्स किसी अन्य प्रकार का दबाव डाल रहे थे। हाँ, ये पता चला कि इसने आत्महत्या कर लिया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो भारत से जाने के पश्चात ब्रिटेन में आत्महत्या कर लिया, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इतनी चीजें हमको क्या है ध्यान रखना है। क्या क्या, ये पहला गवर्नर था बंगाल का, तो बंगाल का पहला गवर्नर था। प्लासी का युद्ध इसके समय में हो रहा है, इलाहाबाद की संधि तक दोबारा दूसरे शासनकाल में अपने आ गया था। ठीक है, उसी के बाद इसने क्या किया है, द्वैध शासन लगाया है। इसके अलावा इसी के समय में क्या था, श्वेत विद्रोह हुआ पहले वाले शासनकाल में। इसके बाद इसने क्या किया था, व्यापार समिति का गठन किया था, उपहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए, और यहां से जाने के बाद ब्रिटेन में आत्महत्या कर लिया। ठीक है, अब दूसरे कौन है, दूसरे तो चूंकि यहां पर पहला जो आपने चरण देखा तो रॉबर्ट क्लाइव का, बीच में ही उनके आ जाते हैं, चूंकि दो चरण में उनका था ना, तो अब आ जाएंगे हॉलवेल। हॉलवेल, तो हॉलवेल हौले हौले आए और हौले हौले चले गए, कुछ विशेष इनके समय में है नहीं। बस ध्यान रखिएगा ये हॉलवेल वही हॉलवेल हैं जिन्होंने 20 जून 1756 को एक घटना का उल्लेख किया था। इस घटना को क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां पर 146 में से जो 23 बचे थे उसमें से हॉलवेल बचा था। तो उसके बचने का मूल कारण क्या था, हाँ मूल कारण क्या था, हैं? दरवाजे के पास खड़ा रहा होगा। अच्छा, और कोई कारण, जाके और आपको साइयां मार सके ना कोई ना। और सबसे बड़ी बात कि इसके भाग्य में भविष्य में क्या था, राजा बनना लिखा था। उस समय एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था, बाद में गवर्नर बन गया है ना। तो कहीं ना कहीं इसके भविष्य उज्जवल थे, इसलिए बच गया ये। तो यहां से कुछ विशेष है नहीं। तीसरा कौन है, तीसरा हाँ वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट, अब इनका कितना है तो देखिए 1757 से 60 क्लाइव, 1760 हॉलवेल, 60 से 65 कौन आ जाएगा, वेंसीटार्ट। 1760 से 65। इस बीच क्या क्या हो रहा है, इस बीच ध्यान रखिएगा तो बस एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है, वो क्या है, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटार्ट। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था, प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने किया था, यहां पर मुनरो ने किया था, हेक्टर मुनरो।
ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा आप। अब विंसीटार्ड के बाद कौन आ रहे हैं? वेरे लस्ट आ जा रहे हैं। वेरे लस्ट कितना चल रहा है इनका? अब 65 तक तो वही आ गए हैं, तो 1767 से 69, इस बीच क्या कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है? मैसूर युद्ध हुआ है। तो बस एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसीलिए मैंने कहा ना, जब चीजों को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी। नहीं आप अभी ऐसे रटने वाला लगता है कि हाँ चलो ये याद करना है, ये याद करना है, और रटने जैसी यहाँ संभावना बनेगी नहीं अगर आप पूरा इतिहास अच्छे से पढ़े हुए हैं। केवल बस नाम के साथ उसको नाम, सन, घटनाक्रम एक बार आपको दिमाग में लेके बस आ जाना है। ठीक है, तो वेरे लस्ट भी निपट गए। अब कौन बच रहा है? अब आ जाएंगे कार्टियर। कार्टियर का कितना है? 1700। अब ये कब तक गए हैं? 69 तक गए हैं, तो 1769 से कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इस बीच कोई घटनाक्रम, कोई विशेष घटनाक्रम नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इनको बस क्रम में इसलिए याद रखिए ताकि इनकेस अगर आप भूलते हैं, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है आप लोग को गवर्नर का नाम दे देगा और उसका उसको क्रम से लगाने के लिए दे देगा ना, तो बस इस चीज को ध्यान के रखने के लिए। इसके बाद कौन आ रहे हैं? तो इसके बाद आ जाएंगे फिर छठवें जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रखिएगा 1772 से 1773 ये क्या रहेंगे? ये जो है बंगाल के गवर्नर रहेंगे, गवर्नर। और उसके बाद 1773 से लेकर के ये 1785 तक क्या हो जाएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको लेकर के जो हम लोग मुख्य बात करते हैं वो कहां करेंगे? जब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर, क्योंकि इनके सारे जो 73 के बाद जैसे द्वैत शासन मान लेते बंगाल में 72 में हटा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इनका काम शुरू होगा, लेकिन उसके पश्चात सारे काम इनके क्या हैं? क्योंकि 85 तक जा रहे हैं, तो वो किस पद के रूप में करेंगे? वो करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। उसको हम लोग कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से ध्यान रख लीजिए, पहले कौन है? 1700, अब जैसे जैसे काल बोलेंगे वैसे बताइएगा। 1757 से 1760 क्लाइव, 1760 हॉलवेल, 1760 से 1765 विंसीटार्ड ना, फिर 1765 से 1767 क्लाइव फिर से आ जा रहे हैं, फिर 67 से 69 वेरे लस्ट। ठीक है, फिर 69 से 72 कार्टियर, और फिर 72 से लेकर के 85 तक कौन रहेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स रहेंगे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? अरे तो उल्टा हो गया, अब कैसे मिला है? अब तो पहले ये याद करना पड़ेगा कि वो 67 से 69 के बीच में कौन था। थोड़ा उल्टा चलिए, 69 से 72 तक, क्योंकि 72 तो आपको अच्छे से याद रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स है। वेंसिंग से ठीक पहले कार्टियर थे, और कार्टियर से पहले वेरे लस्ट हो जा रहे थे, और 67 से 69 के बीच में कौन हो जाएगा? वो वेरे लस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा एक समान वाला पढ़िएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, चलिए फिलहाल इसको समाप्त करते हैं।